हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा और शाख। अब मैं आपको मुद्रा के बारे में बता देता हूँ। जो मुद्रा शब्द का उपयोग किया जाता है वो हमारे देश के पैसे के लिए नहीं किया जाता। मुद्रा शब्द का उपयोग पूरे देश के अंदर जितनी भी पैसे या मुद्रा पाई जाती है, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो येन है, चाहे वो रुपया है, इन सब के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कॉमन शब्द है मुद्रा। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि मुद्रा क्या है। जैसे किसी ने बताया है, मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। अब आपको इस बारे में बताएंगे कि मुद्रा विनिमय का माध्यम किस प्रकार है। इसको जानने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जब हमारे यहाँ मुद्रा नहीं होती थी तब भी वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात किया जाता था या वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन तब वस्तुओं को बेचने और खरीदने की जो प्रक्रिया थी वो आज की तुलना में अलग थी। उस वक्त क्या किया जाता था, वहाँ पर वस्तु के बदले वस्तु को दिया जाता था। गेहूँ बेचना है उसको जूते चाहिए, और जिसने गेहूँ खरीदना है उसके पास जूते हैं, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते थे या आपस में बदल लेते थे। ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली, जहाँ पर वस्तुओं के बदले वस्तुओं को दिया जाए। वस्तु विनिमय के माध्यम में एक समस्या होती थी, और समस्या ये थी कि जिन व्यक्तियों के पास जो वस्तु है वो दूसरों को बेचना चाहता है, लेकिन जो वस्तु उस व्यक्ति को चाहिए वो वस्तु सामने वाले के पास नहीं है। तो उसको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती थी कि जो वह बेचना चाहता है और जो वो खरीदना चाहता है, वो दोनों सहयोग एक व्यक्ति के पास मिले। ऐसे सहयोग के लिए उसे इंतज़ार करना पड़ता था, मार्केट के अंदर जाकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था। इसे कहते थे हम आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, कि जो वस्तु हम बेचना चाहते हैं वो वस्तु भी उस सामने वाले व्यक्ति के पास हो, और जो वस्तु हम खरीदना चाहते हैं वो वस्तु भी सामने वाले के पास हो। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए कि आप गेहूँ बेचना चाहते हैं और उसके बदले में जूते खरीदना चाहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को आप गेहूँ बेच रहे हैं उसके पास जूते नहीं हैं, लेकिन वो गेहूँ खरीदना चाहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस व्यक्ति को गेहूँ ना बेचकर आपको ऐसे व्यक्ति को गेहूँ बेचनी पड़ेगी जिसके पास जूते होंगे और साथ में वो गेहूँ भी खरीदना चाहता हो। इसी सहयोग को हम आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे चलन में या हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आई, और मुद्रा ने यहाँ पर विनिमय का काम किया। मुद्रा ने कैसे विनिमय का काम किया कि मान लेते हैं जिसके पास गेहूँ है, अब आप गेहूँ को बेच दो और उससे पैसे ले लो, और दूसरा जिनके पास जूते हैं आप उनको पैसे दे दो और वहाँ से जूते ले लो। अब आप वहाँ पर व्यक्तियों को आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। अब उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जिसके पास जूते हों या जो गेहूँ खरीदना चाहता हो, तो वो आराम से वस्तुओं को पैसे में बेच देता था और पैसे से दूसरी वस्तुएं खरीद लेता था। ये था हमारा वस्तु विनिमय अर्थात मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। हमने यहाँ पर देखा है कि जो हमारे पास मुद्रा है वो एक विनिमय का माध्यम है कि बीच के अंदर काम करती है। दो वस्तुओं को बेचने में ये महत्वपूर्ण सहायक है। बताए गए हैं कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में कैसे सहूलियत आ गई है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जैसे अब मुद्रा बीच में आ गई है, तो मुद्रा से क्या कर सकते हैं, हम वस्तु को पैसे के रूप में बेच सकते हैं, और जो वस्तु हमने खरीदनी है पैसे दे के हम उसको खरीद सकते हैं। अब हमें दोहरे सहयोग की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें ये आसानी हो गई है। ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं जहाँ वस्तु और सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की आमदनी वस्तु के विनिमय के जरिए दी जाती हो। आपने ऐसे कुछ उदाहरण बताने हैं जहाँ पर चीज़ें काम करने के बदले कुछ वस्तुएं दी जाती हैं, पैसे नहीं दिए जाते। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। अगर आप ना कर पाएँ तो मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा। अब बात आती है हमारा मुद्रा का आधुनिक रूप। जिस टाइम मुद्रा चलन में आई थी या जिस समय मुद्रा का चलन हुआ था उस समय और जो आज हमारे पास मुद्रा है वो दोनों अलग अलग हैं। अब मुद्रा के बारे में आपको एक बात और बता देता हूँ कि मुद्रा सामान्य दो प्रकार की होती है। पहली मुद्रा वो जो जिसको हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं,
और दूसरी होती है हमारी काल्पनिक मुद्रा, जिसको हम प्रतिनिधित्व मुद्रा भी कहते हैं। वास्तविक मुद्रा उसे कहा जाता है जहाँ पर जिस वैल्यू की मुद्रा का प्रचलन किया गया है उसकी आंतरिक वैल्यू और बाहरी वैल्यू दोनों समान हो। और काल्पनिक या प्रतिनिधि मुद्रा वो होती है जिस मुद्रा का प्रचलन किया गया है उसका आंतरिक मूल्य उसके रियल मूल्य से कम हो। चलिए इसके हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त पहले सोने के सिक्के बनते थे और सोने के सिक्के के ऊपर जितने प्रकार की मुद्रा, जैसे 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है, इस प्रकार के जो सिक्के आते थे उनका 5 रुपये की वैल्यू का सिक्का जो होता था वो, और जो उसमें गोल्ड लगा होता था उस धातु के रूप में उस सिक्के के अंदर, वो दोनों बराबर होते थे। चाहे आप उसको काट के पिघला कर बेचिए या उसको यूँ का यूँ बेचिए, आपको 5 रुपये का ही बिकेगा। लेकिन जो आजकल के हमारे जैसे नोट हैं, जो कागजी नोट हैं, इनका मूल्य वास्तविक मूल्य से बहुत कम होता है। जैसे कि एक नोट के ऊपर 2000 रुपये लिखा हुआ है और वहाँ नीचे गवर्नर ने साइन किए हुए हैं, लेकिन क्या हम उसके जो कागज़ का मूल्य वहाँ 2000 रुपये है, उस कागज़ का मूल्य 2000 नहीं है, लेकिन 2000 रुपये की वस्तु आप उस कागज़ के मूल्य से खरीद सकते हैं, जिसका वादा हमारे देश के RBI गवर्नर द्वारा किया गया है। उसी प्रकार मुद्रा 2 प्रकार की होती है। अब मुद्रा की बात करते हैं उस वक्त की। सबसे पहले जो मुद्रा चलन में आई थी, आप सबसे पहले देख लें कि किस तरह की मुद्राएं चलन में आई थी। आप यहाँ जैसे कि आप साइड में एक बार देख पा रहे हैं, ये पहले ये मुद्रा होती थी प्रारंभिक आहत के सिक्के जो लगभग 2500 वर्ष पुराने थे। ये गुप्त काल के सिक्के हैं, ये तुगलक काल के सिक्के हैं। इसके बाद भी हमारे जैसे ये देखिए तुगलक काल के सिक्के भी यही हैं, अकबर के काल के सिक्के हैं, और आधुनिक सिक्का जो हमारे पास आज के समय में हमारे पास करेंसी आई है। अब हम देखते हैं कि मुद्रा के आधुनिक रूप। सबसे पहले हम बात करते हैं करेंसी की। जो आज हमारे पास मुद्रा है, जो करेंसी है, ये हमारे पास किस चीज़ में रूप है? नोटों में और सिक्कों में। जो हमारे पास नोट आते हैं, सिक्के आते हैं, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 का और 10 का, इन सिक्कों के रूप में आती है और नोट के रूप में आती है। पहले हमारे सोने और चांदी के सिक्के होते थे, आज हमारे पास नोट और सिक्के हैं जिनका वास्तविक मूल्य इनके आंतरिक मूल्य से बहुत ज़्यादा होता है। और इन्हें विनिमय के माध्यम से स्वीकार क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ देश की सरकार के द्वारा इसको प्रावधारीकरण किया गया है, या देश की सरकार के द्वारा इसे मान्यता दी गई है। जैसे हम, क्योंकि इसको जारी करने का अधिकार RBI की ओर है, जो हमारा देश का केंद्रीय बैंक है, वो इसको लागू करता है। अब आता है बैंक में निष्क्षेपण। करेंसी के मामले में आप शायद समझ चुके हैं कि करेंसी आज हमारे पास 2 ही प्रकार की है, एक नोटों के रूप में, एक सिक्कों के रूप में। जो भारत सरकार के द्वारा सिक्के जो हैं वो भारत सरकार जारी करती है, और जो कागजी नोट हैं वो हमारे सेंट्रल बैंक अर्थात RBI लागू करता है। बैंकों में निक्षेप, ये क्या होता है? ये होता है कि हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मजदूरी करते हैं, और मजदूरी करने के बाद क्या करते हैं, जो उनको आय मिलती है, आय का जो भाग वो खर्च कर देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो बच जाता है वो उन्हें बैंकों के अंदर जमा कर देते हैं। और बैंकों के अंदर जमा करने से उनके पास एक ऐसी धनराशि हो जाती है जिसका वो किसी भी समय मांग करके निकाल सकते हैं, या जब भी उनको ज़रूरत पड़े उसे निकाला जा सकता है। इसे कहा जाता है बैंक निष्पेक्षण। इसके अंदर हम इसे दूसरे शब्दों में मांग जमा भी इसको कह सकते हैं, कि वो मांग जमाए कि जब भी उसको जरूरत पड़े या जब भी समय के अनुसार वो निकलवाना चाहे तो उसको वो आसानी से निकाल सकता है या वहाँ से निकलवा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो बैंक के अंदर मांग जमा होती हैं वो सामान्य कैसे हो सकती हैं। एक वो हो सकती हैं सामान्य स्वयं जाके मांग करें और मांग करके बैंक से निकलवा ले, जैसे हम आज के समय में मांग करते हैं ATM कार्ड, डेबिट कार्ड की, तो इनसे हम निकलवा सकते हैं। दूसरा होता है चेक के द्वारा निकालना। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक में आप चेक के द्वारा किस प्रकार अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक चेक को पेश करता हूँ। ये देखिए, आपके पास एक चेक है। अब आप
पहले इस चेक को आप, अगर आपने चेक देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो यहाँ से देखिए कि सबसे पहले जो चेक होता है, सबसे पहले चेक में उस चेक का नंबर दिया होता है। ये देखिए, जैसे इसके अंदर इसका नंबर दिया होता है। फिर होता है बैंक के द्वारा जो कोड दिया जाता है, वो कोड यहाँ उपलब्ध होता है। एक साइड हमारी शाखा जो ब्रांच है, उस ब्रांच का नंबर होता है। यहाँ हमारा अकाउंट नंबर होता है। और सबसे ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर पे करने वाले के नाम आता है, जिसको हमने देना है और जिसके द्वारा लागू किया गया है, उसने यहाँ पर साइन करने होते हैं। अब इसमें यहाँ पर हमारे एक डेट होती है, जैसे ऊपर की तरफ डेट दिखाई गई है, यहाँ पर तारीख डाली जाती है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऐसे कर देते हैं तो ये चेक है उसके अकाउंट में जाएगा। चेक से भी आप दो तरह से पैसे निकलवा सकते हैं। एक, पैसों को सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दूसरा, चेक से आप खुद पैसे कैश निकलवा सकते हैं। अगर आप यहाँ नाम की जगह सेल्फ लिखते हैं, स्वयं लिखते हैं, तो तब भी आप स्वयं करके खुद पैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ नाम लिखते हैं और इस प्रकार से आप इसको मार्क कर देते हैं, तो ये जितने पैसे हैं इस व्यक्ति के नाम के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होंगे। तो इस प्रकार आप चेक के माध्यम से हमारे यहाँ पैसे निकलवा सकते हैं, जो बैंक में से आप प्राप्त करते हैं। ये होता है चेक के द्वारा भुगतान। आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो दोबारा पूछ सकते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं। इससे हम चेक से इस प्रकार इसका भुगतान कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि एम सलीम भुगतान के लिए 20,000 के नकद निकलवाना चाहता है। इसके लिए वो कैसे चेक लिखेगा? मैंने आपको बताया कि अगर वो कैश उसको पैसे चाहिए तो उसको हाँ स्वयं लिखना होगा या सेल्फ लिखना होगा, और सेल्फ करने के बाद उसमें अमाउंट भरनी होगी, और अमाउंट के बाद उसको चेक कैश के रूप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चेक के अंदर एक विशेष बात और ध्यान रखना कि चेक के अंदर कभी भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। कि आपने कोई चीज़ लिख दी है और उसको दोबारा से लिखने की कोशिश करें तो वो चेक मान्य नहीं होगा। उस चेक के अंदर डबल राइटिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर अगर अगले बात करते हैं हम कि सलीम और प्रेम के बीच लेन देन के बाद किस तरह की चीज़ें बच जाती हैं, और मुद्रा को मांग जमा या मांग जमा को भी मुद्रा क्यों समझा जाता है? कि जो हमारे पास ये बैंकों के अंदर डिपॉजिट जमा हो गया है, कि एक मज़दूर का, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, वो प्रतिदिन मज़दूरी करता है और मज़दूरी करने के बाद वो बाद में वहाँ पर पैसे जमा करवा देता है, और जमा करने से बैंक के अंदर जो उसके पास जो पैसे जमा हो गए हैं उनको भी मुद्रा ही माना जाता है, क्योंकि वो समय के अनुसार जब भी चाहे उनका इस्तेमाल कर सकता है और जब भी चाहे उन पैसों से वो कोई वस्तु खरीद सकता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है।